YouTube चैनल बीते हुए दिन के पॉडकास्ट किस्से कहानियां कुछ सुने कुछ अनसुने के सेक्शन फिल्मी किस्से में आज बात फिल्म निर्माता देहल साहब की और उनसे जुड़े मेरे निजी अनुभव की। ऐसा अनुभव जिसे सुनकर शायद ही कोई ऐसा होगा जो भावुक न हो उठे। आम लोगों के लिए देहल साहब का नाम भली अजनबी अनजाना अनसुना सा क्यों न हो, लेकिन उनके द्वारा निर्मित फिल्मों से हम न सिर्फ अच्छी तरह परिचित हैं बल्कि हमने शायद वो फिल्में देखी भी होंगी। देहल साहब से जुड़े मेरे उस अनुभव को 5.5 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी जब मैं उन्हें याद करता हूं तो खुद को संयत नहीं रख पाता। आज भी मेरी आंखें नम हो उठती हैं। क्या था मेरा वो अनुभव और क्या थी जनवरी 2020 में घटी वो घटना, आप भी सुनिए। पिछले कुछ दिनों से मन बेहद उद्विग्न था। भीतर कहीं बस यही रस्साकशी चल रही थी कि जैसे भी हो मुझे देहल साहब से मिलना है। हालांकि मन में एक आशंका भी थी कि इतने वर्षों बाद पता नहीं वो मुझे पहचान भी पाएंगे या नहीं। चौथाई सदी पहले ट्रांसफर मांगकर जब इस महानगर में कदम रखा था तो सिर्फ 2 चीजें साथ लेकर आया था, पंजाब नेशनल बैंक की नौकरी और कपड़ों का एक सूटकेस। अनजाना सा शहर, न रास्तों का पता न दिशाओं का, न रहने का ठिकाना न खाने का, न जान न पहचान। हर तरफ अथाह भीड़, अजनबी से चेहरे और चेहरों के उस समंदर के बीच मेरा अकेलापन। मुझे विले पार्ले पश्चिम में जो स्कीम के NS रोड 8 पर स्थित बैंक की शाखा में पोस्टिंग मिली थी। जुहू स्कीम यानी बीते दौर के BM व्यास, स्मृति बिस्वास, मन्ना डे, अंजू महेंद्रू से लेकर अमिताभ, धर्मेंद्र, हेमा, शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज कुमार, डैनी, राकेश रोशन, यश चोपड़ा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत और सुजीत कुमार जैसी फिल्मी हस्तियों के रिहाइश का केंद्र। विशाल बंगले, बहुमंजिली आधुनिक इमारतें, सड़कों पर दौड़ती देसी विदेशी गाड़ियां, हर तरफ चकाचौंध। ये जादुई नजारे छोटे शहर के अपने ही सुखों और इत्मीनान भरी जिंदगी, पारिवारिक सामाजिक सुरक्षा और पत्नी बच्चों, नाते रिश्तेदारों, मित्र परिचितों को पीछे छोड़ इस महानगर में नए नए आए मुझ जैसे शख्स के भीतर बौनेपन का एहसास जगा देने के लिए पर्याप्त थे। और बौनेपन, अकेलेपन और असुरक्षा के उस डरावने एहसास के बीच मेरी निगाहें हर दम अपनों की, अपनेपन की तलाश में भटकती रहती थी। बुजुर्ग देहल साहब इस महानगर में वो पहले शख्स थे जिन्होंने खुद ही मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था। वो हाथ दोस्ती का नहीं था बल्कि वो हाथ था पितृतुल्य स्नेह का। देहल साहब बैंक के पुराने ग्राहक थे जिनका कमोबेश रोज ही हमारी शाखा में आना जाना होता था। वो शायद पहली ही नजर में ताड़ गए थे कि मैं इस शहर में नया नया आया हूं, उत्तर भारतीय हूं, लेकिन यूपी बिहार का नहीं बल्कि मुंबई की भाषा में दिल्ली साइड का हूं। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में आने का न्योता दिया जो बैंक से बामुश्किल 1.25 किलोमीटर दूर जुहू चर्च रोड पर स्थित एक बहुमंजिली इमारत में था। और फिर मेरी शामें अक्सर देहल साहब के ऑफिस में उनके साथ बातों में गुजरने लगी। मितभाषी, मृदुभाषी, जमीन से जुड़े शख्स, उनकी विनम्रता ने मुझे कभी भी उनकी प्रभावशाली पृष्ठभूमि का एहसास नहीं होने दिया। समय के साथ साथ मेरी जान पहचान का दायरा बढ़ता गया। इस महानगर में मेरे पैर जमते चले गए। साल भर बाद पत्नी बच्चों को भी मुंबई बुला लिया। जिम्मेदारियां बढ़ी तो प्राथमिकताएं बदल गईं, लेकिन देहल साहब के साथ समय बिताने का सिलसिला कायम रहा। कभी कभार उनके ऑफिस के करीब ही स्थित उनके घर पर भी आना जाना होने लगा। उनकी पत्नी, बेटियों, दामाद से परिचय हुआ। घर के मुखिया की ही तरह घर के तमाम सदस्य भी सभ्य, सुसंस्कृत, विनम्र, जमीन से जुड़े हुए। कहीं कोई दिखावा नहीं, कोई बनावटीपन नहीं। बहुत अच्छा लगता था सबसे मिलकर। जरा भी एहसास नहीं होता था कि ये वो परिवार है जो प्रतिज्ञा, दिल लगी, बेताब, सितमगर और यतीम जैसी फिल्मों का निर्माण कर चुका है और जिनकी उन दिनों तू चोर मैं सिपाही निर्माणाधीन थी। धर्मजी के सगे बहन बहनोई भांजियों वाला देहल परिवार, बिक्रम सिंह देहल और उनका परिवार,
करीब 3.5 साल बाद जुहू स्कीम शाखा से मेरा तबादला दक्षिण मुंबई की CST RBI के इलाके में स्थित इलेको हाउस शाखा में हो गया। दूरियां बढ़ी तो सुबह शाम का मेरा खासा समय लोकल ट्रेन में कटने लगा। ऐसे में देहल साहब से मुलाकातों का सिलसिला भी टूट ही गया। एक रोज समय निकालकर मैं उनके ऑफिस पहुंचा तो पता चला वो जगह किराए पर दे दी गई थी। फिर कुछ महीनों बाद देहल साहब से फोन पर बात हुई, एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछी गई, लेकिन उसके बाद संपर्क पूरी तरह टूट गया। उधर इलेको हाउस में साल भर गुजारने के बाद दिसंबर 2000 में मैंने स्पेशल VRS लेकर बैंक को अलविदा कह दिया। करीब महीना भर पहले गीतकार सुधाकर शर्मा जी से पता चला कि कुछ साल पहले देहल साहब की पत्नी का निधन हो गया था, तो अनायास ही मन उद्वेलित हो उठा। सुधाकर जी ने यह भी बताया कि वो 1.5 साल पहले तक देहल साहब के संपर्क में थे, तो मन देहल साहब की ओर भागने लगा। क्या भूलूं, क्या याद करूं, और बीते हुए दिन के सिलसिले में बेशुमार भूली बिसरी रिटायर्ड बुजुर्ग फिल्मी हस्तियों से हुई मुलाकातों के दौरान जीवन साथी के बिछुड़ जाने से उपजे अकेलेपन के दर्द को मैं बहुत अच्छी तरह समझने लगा था। इसलिए मन में बस अब एक ही बात थी कि जब मैं अकेला था तो देहल साहब ने निस्वार्थ भाव से मेरी ओर हाथ बढ़ाया था। आज वो अकेले हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका वो कर्ज चुकाऊं, उनसे मिलूं, उनके साथ समय बिताऊं, उनके मन की सुनूं। 20 बरस बाद अचानक मेरा इस तरह आकर उनसे मिलना निश्चित तौर पर उन्हें बहुत खुशी देगा और उनकी वो खुशी मेरे लिए अनमोल होगी। मैंने पुरानी डायरियों में से तलाश कर उनके ऑफिस और घर के नंबरों पर बात करनी चाहिए तो दोनों ही लैंडलाइन नंबरों के अस्तित्व में नहीं होने की सूचना मिली। थोड़ी बहुत तलाश के बाद फेसबुक पर उनकी छोटी बेटी का प्रोफाइल नजर आया। उन्हें अपना परिचय देते हुए मैसेज भेजा कि जैसे भी हो कृपया देहल साहब से मेरी बात करा दें, लेकिन दिन बीतते रहे और उन्होंने मैसेज देखा ही नहीं। आखिर कुछ रोज पहले मैं देहल साहब से मिलने के लिए घर से निकल ही पड़ा। बिना पूर्व सूचना के अचानक एक परिवार वाले व्यक्ति के घर पहुंच जाना चूंकि उचित नहीं था, इसलिए पहले मैं देहल साहब के ऑफिस गया ताकि वहां जो कोई भी मिले उससे देहल साहब के बारे में जानकारी हासिल कर सकूं। लेकिन बिल्डिंग के गेट पर ही वॉचमैन से पता चला कि पिछले 3 महीनों से ऑफिस खाली पड़ा है और उसमें ताला लगा हुआ है। ऐसे में मेरे कदम देहल साहब के घर की ओर उठ ही गए। इसके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं था मेरे पास। शाम गहराने लगी थी। मुझे उम्मीद थी कि तमाम बड़े बुजुर्गों की तरह शायद देहल साहब भी इस वक्त बिल्डिंग के नीचे ही बैठे या चहलकदमी करते मिल जाएं। मेन गेट पर तैनात गार्ड से मैंने देहल साहब से मिलने की इच्छा जताई तो जो जवाब मिला उसे सुनकर मेरे लिए खड़ा रह पाना मुश्किल हो गया। पांव लड़खड़ाने लगे और दिल डूबता हुआ सा महसूस हुआ। मैंने गार्ड से आग्रह किया कि वो मुझे देहल साहब के घर तक पहुंचा दे। फ्लैट का दरवाजा उनकी बड़ी बेटी ने खोला और वो मुझे देखते ही पहचान गई। मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला कि देहल साहब नहीं रहे और फिर मेरा गला रूंध गया। वो मुझे घर के भीतर ले गई, ड्राइंग रूम में बैठाया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी मैं खुद को संयत नहीं रख पाया। रूंधे गले से मैंने उन्हें टूटते अटकते शब्दों में अपने मन की सारी बातें बताई। मैंने उनसे कहा कि अब तक मैं पारिवारिक जिम्मेदारियों में उलझा रहा, अब जाकर अपने लिए समय मिला तो तमाम पुरानी यादें फिर से ताजा होने लगी और उन यादों में सबसे ऊपर थे देहल साहब के साथ बिताए वो दिन। उन्होंने जो सहारा उस जमाने में मुझे दिया था, आज मैं उस कर्ज को उतारने के लिए आया था, लेकिन मैंने बहुत देर कर दी। देहल साहब की पत्नी का निधन 2011 में हुआ था। उधर करीब 3 साल पहले घर में ही फिसल कर गिर पड़ने की वजह से देहल साहब के कूल्हे का जोड़ टूट गया था, जिसके बाद से उन्हें चलने फिरने के लिए वॉकर का सहारा लेना पड़ता था। और फिर 15 अगस्त 2019 को, यानी आज से 5 महीने पहले 84 साल की उम्र में वो भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। मेरे सामने टेबल पर देहल साहब की तस्वीर रखी थी, वही शांत मुस्कुराता हुआ चेहरा, साथ में उनकी पत्नी की तस्वीर भी थी, लेकिन मीडिया में तो कहीं कुछ नहीं आया। मैंने सवाल किया,
फिल्मों से, फिल्मी लोगों से डैडी का रिश्ता बहुत पहले ही टूट चुका था और फिर वो बहुत प्राइवेट किस्म के इंसान थे। उनकी बेटी ने जवाब दिया। मैं वहां अब और नहीं रुक पाया। मैंने हाथ जोड़कर उनसे विदा ली और भारी मन और भारी कदमों से बाहर निकल आया। दहल साहब के उस कर्ज को ताउम्र ढोने का अभिशाप सर पर लिए। ये सब लिखते हुए आज भी मेरी आंखें नम हो उठी हैं। तो ये था फिल्म निर्माता विक्रम सिंह दहल साहब से जुड़ा द्रवित कर देने वाला मेरा निजी अनुभव, कर्ज का बोझ, जिसे आप मेरे ब्लॉग व्यंग्योपासना में पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब बात हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 28 की, जिसमें होंगे बीते दौर के हिंदी सिनेमा के बेहद खूबसूरत हीरो श्याम, जो सिर्फ 31 साल की उम्र में दुनिया से चले गए थे। देखते रहिए फिल्मी किस्से। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।